नमस्कार दोस्तों। आसमान में काले घने बादल हैं, हल्की बूंदाबांदी है, जबरदस्त ठंड है। जब सूरज की रोशनी से हम सब नहाए होते तब बादलों ने सब कुछ ढक रखा है। यूपी में 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आएंगे, उससे पहले 7 दौर के चुनाव होंगे। लेकिन जिस ढंग से बादलों ने अभी इस रोशनी को ढक रखा है, वैसे ही आज अंदाजा लगाना मुश्किल है कि 10 मार्च को क्या होगा। नतीजे भी इसी तरह से अनुमान आशंकाओं के बादल के बीच में है। सुबह मैं निकलने की तैयारी कर रहा था आज पश्चिमी यूपी, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है, पहले दौर में दूसरे दौर में पश्चिमी यूपी में चुनाव होने हैं। लेकिन सुबह सुबह मौसम ने ऐसा रुख दिखाया कि निकलने में देर हो गई। तो सोचा एक वीडियो के जरिए आपको अपना आकलन, अनुमान और जो कुछ यूपी में होने जा रहा है उसके बारे में कुछ बात की जाए। कल से आपने देखा होगा कि हर पार्टी, जैसे ही चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया, हर पार्टी की तरफ से जीत के दावे किए जाने लगे और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तरह तरह के पोस्टर, ग्राफिक्स और उसके जरिए ये दावे आए। जरा उन दावों को देखिए। बीजेपी ने कहा, राज तिलक की करो तैयारी, 10 मार्च को फिर आ रहे हैं भगवाधारी। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, भगवाधारी मतलब आप समझ सकते हैं। दूसरा, अखिलेश यादव ने फिर कहा, चल पड़ी है लाल आंधी, आ रहे हैं समाजवादी। ये अखिलेश यादव की तरफ से दावा, चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों के ऐलान के तुरंत बाद। इसमें मायावती कहां से चूकती, क्योंकि दावेदार वो भी हैं। उनकी तरफ से कहा गया, 10 मार्च सब साफ, बहन जी हैं यूपी की आस। इन सब के बीच आरएलडी के नेता जयंत चौधरी भी हैं, हालांकि गठबंधन उनका अखिलेश यादव से है। उनकी तरफ से कहा गया, 10 मार्च तारीख तय हो गई है, कुशासन का होगा अंत, सुशासन लेकर आएंगे जयंत। अब इन दावों के बीच, इस तरह के ग्राफिक्स के बीच, 10 मार्च भाजपा साफ, आ रहे हैं जयंत और अखिलेश, इन सब के बीच कांग्रेस भी है, जिसे बीते चुनाव में 2007 में सिर्फ 7 सीटें मिली थी। माफ करें, 2017 में सिर्फ 7 सीटें मिली थी। कांग्रेस की तरफ से भी एक ग्राफिक्स आया सोशल मीडिया पर डिजिटल प्रचार के इस दौर में। नफरत के दौर में बदलाव की आंधी, राहुल और प्रियंका की तस्वीर के साथ। तो दावे तो सब कर रहे हैं यूपी में आने के। सवाल यह है, यूपी से जाएगा कौन? सवाल यह है कि सत्ता में रहेगा कौन और सत्ता से बाहर कौन रहेगा। अगर इन दावों पर देखें तो जिसे 2017 में 7 सीट मिली, वो पार्टी भी सत्ता में आने के दावे कर रही है। जिस अखिलेश यादव को 47 सीटें मिली, वो भी सत्ता में आने के दावे कर रहे हैं। जयंत चौधरी तो गठबंधन में है ही। जिस बीएसपी को 19 सीटें मिली, वो बीएसपी भी सत्ता में आने के दावे कर रही है। और बीजेपी का क्या कहना, 325 सीटें पिछली बार मिली, 350 सीटों का दावा तो कर ही रहे हैं। और ऐसे भी दावों में बीजेपी के नेताओं का कोई जवाब नहीं। अब जरा स्थिति अगर यूपी की देखें, और इसको समझना जरूरी है क्योंकि पहले और दूसरे दौर में पश्चिमी यूपी में चुनाव होना है। चुनाव आयोग की तरफ से जो तारीखों के ऐलान हुए, उसके मुताबिक पहले दौर में 58 सीटें पश्चिमी यूपी की, दूसरे दौर में 55 सीटें पश्चिमी यूपी की, तीसरे दौर में भी शायद 2-4 सीटें हो सकती है। लेकिन पश्चिमी यूपी वो इलाका है, किसानों का वो गढ़ है, जिस इलाके के लोगों ने सबसे अधिक किसान आंदोलन में हिस्सा लिया। और अगर कहें कि सरकार को घुटनों के बल लाकर कृषि कानूनों को वापस लेने को मजबूर किया, तो उसमें पश्चिमी यूपी के किसानों की बहुत बड़ी भूमिका थी। पश्चिमी यूपी में पहले दौर में जहां चुनाव होना है 58 सीटों पर, उसमें बीते चुनाव की बात करें तो बीजेपी को 54 सीटें मिली थी। 58 में से 54, गौर करिएगा। समाजवादी पार्टी को सिर्फ 1, बीएसपी को 2, आरएलडी को 1, छपरौली जो आरएलडी का गढ़ रहा है चरण सिंह के जमाने से, वो विधायक भी बीजेपी में चला गया, पार्टी से बाहर हो गया। तो 58 में से 54 सीटें बीजेपी ने जीती। पश्चिमी यूपी का अलग अलग आंकड़े सीटों को लेकर कहते हैं कि पश्चिमी यूपी में 110 सीट कोई जोड़ता है, कोई 88 जोड़ता है, कोई 115 जोड़ता है। लेकिन एक कैलकुलेशन है कि 110 सीटों को अगर के आंकड़े को देखते हैं तो पश्चिमी यूपी में 110 में से 88 सीटें बीजेपी को 2017 में मिली, जबकि 38 सीटें बीजेपी को 2012 में मिली थी। तो पश्चिमी यूपी में क्या होने वाला है, इसी को समझने के लिए आज से मैं कुछ दिनों तक लगातार पश्चिमी यूपी के अलग अलग इलाकों में जाऊंगा। जाट बहुल इलाके,
गुजर बहुल इलाके, लोध के इलाके और अलग अलग बिरादरी के इलाके, मुस्लिम बहुल इलाके, और तो और मैं बीजेपी के गढ़ में भी जाने की कोशिश करूंगा कि बीजेपी को अगर लगता है 325 सीटों का आंकड़ा फिर से दोहरा सकती है, 350 सीटों का दावा है, तो उस दावे की बुनियाद क्या है। अब जरा अगर यूपी की राजनीति को समझें कि कैसे बीजेपी को यूपी में 2017 में इतनी जबरदस्त कामयाबी मिली, और आज अगर अखिलेश यादव और मायावती या कोई भी अगर बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के दावे कर रहे हैं, तो वो क्या आसान है, क्या मुमकिन है, या बहुत मुश्किल है। बीजेपी की अगर के वोट शेयर को देखेंगे, सिर्फ मैं आंकड़ों पे थोड़ा बात करता हूं क्योंकि उसके बाद जमीनी ग्राउंड रिपोर्ट जो मैं देखूंगा वो दिखाऊंगा। उससे पहले एक चीज और बताऊं कि कल से चुनाव आयोग ने कह दिया 15 जनवरी तक, कल जो ऐलान हुआ उसके साथ 15 जनवरी तक कोई रोड शो, रैली, नुक्कड़ सभाएं या जो भी इस तरह के बड़े आयोजन होते हैं वो नहीं होंगे। डिजिटल माध्यम के जरिए प्रचार प्रसार होगा और भी जो तरीके हैं वो इस्तेमाल होंगे। अब डिजिटल माध्यम पर प्रचार प्रसार की बात करेंगे तो बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं है। अथाह पैसा है, बेशुमार खर्च होगा, बेशुमार धन का खर्च होगा, और उसमें बीजेपी के सामने अखिलेश यादव और बीएसपी कहीं टिकेगी नहीं पैसे के मामले में। और उसकी मिसाल सिर्फ एक आज का देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया, बूंदाबांदी में थोड़ा गीला हुआ है, आज का टाइम्स ऑफ इंडिया देखिए। ये पंकज सिंह है, राजनाथ सिंह के बेटे हैं, ये नोएडा से विधायक हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक पन्ने का विधायक, एक पन्ने का ये विज्ञापन पंकज सिंह की तरफ से आया है। गलत होने नहीं दूंगा, सही रुकने नहीं दूंगा, नोएडा बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक पन्ने का विज्ञापन चुनाव की तारीख के ऐलान के अगले ही दिन देना, आप समझ सकते हैं इसकी कीमत क्या होगी लाखों में। और पूरे नोएडा में पोस्टर बैनर भरे पड़े हैं, और ये तो शुरुआत है, वाकई अभी ऐसा बहुत कुछ होने वाला है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जहां पैसे की बात आएगी, संसाधनों की बात आएगी, धन की बात आएगी, वहां बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं होगा। मैं आंकड़ों पर आने से पहले कुछ और, जैसे कल के अखबारों में, हर अखबार में पूरे पन्ने विज्ञापन बीजेपी की तरफ से। गौर से आप देख लीजिए, आप जहां भी जिस भी इलाके में होंगे, आपके इलाके के अखबारों में ये विज्ञापन छप रहे होंगे। ये कल के अखबारों का विज्ञापन है। कल 10-12 अखबार जो मेरे यहाँ आते हैं, अमूमन हर अखबार में ऐसे विज्ञापन थे। तो ये विज्ञापन, और इसमें हर विज्ञापन में ये दावा, जैसे कल ही का दावा था 2017 से पहले, 2017 के बाद, और उसके बाद क्या क्या किया सरकार ने, इसके दावे 17 से 21 आते 22 आते सरकार ने कैसे तस्वीर बदल दी, उसके दावे। तो इन दावों में देखेंगे, विज्ञापनों में देखेंगे तो लगेगा यूपी में राम राज्य है, यूपी हर मामले में अव्वल है, नंबर 1 है। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है वो मैं आपको दिखाने ले चलूँगा। अब जरा आंकड़ों की बात, जिसकी शुरुआत मैंने की थी, ये समझना ज़रूरी है। दावे करना कि बीजेपी को हरा देंगे, हटा देंगे, अखिलेश यादव की तरफ से कहा जाना भाजपा इस बार साफ, क्या उसमें अड़चन परेशानी है या कितनी बड़ी चुनौती है। 2017 में अगर देखेंगे, बीजेपी का वोट शेयर विधानसभा में लगभग 40% था, और लोकसभा में आएंगे तो लगभग 50%, 10% बढ़ गया। वहां तो आप कहेंगे चलिए मोदी के नाम पर था, लेकिन फिर भी 50% यूपी में वोट मिले 2019 में। हम विधानसभा पर रहते हैं 2017 पर। 2017 के विधानसभा में 312 सीटें बीजेपी को अकेले मिली, 325 सीटें एनडीए को मिली। 312 सीटें और वोट शेयर में 25% का इजाफा। बीजेपी को 2012 की तुलना में देखेंगे तो 25% वोट बढ़े। 15% वोट था 2012 में, और 25% बढ़कर हो गया 40% 2017 में। इतना बड़ा फर्क। अब जरा दूसरे दलों को देखें और उस गैप को समझें। उस गैप को क्या पाट पाएंगे अखिलेश यादव या मायावती? जो पाटेगा वही सत्ता में आएगा। वो कैसे पाटा जाएगा? तो जरा समाजवादी पार्टी को देखें। 2017 में समाजवादी पार्टी को लगभग 22% वोट मिले। उनके वोट बैंक के हिसाब से देखें अगर 2012 की तुलना में, जो 4% कम। एक दिलचस्प बात है कि सपा और बसपा जब भी सत्ता में यूपी में आई तो लगभग 28 से 30% वोट शेयर पर ही सत्ता में आई। 2007 में बसपा, 2012 में अखिलेश यादव। लेकिन बीजेपी जो सत्ता में आई 2017 में 40% वोटों के साथ आई। कैसे आई वो भी बताऊंगा, और ये लगातार बताता रहूंगा कि वो कैसे आई। और जिस आधार पर 40% वोट मिले, क्या वो आधार खिसक रहा है? क्या वो जमीन खिसक रही है? क्या वो वोटर खिसक कर सपा या बसपा की तरफ जा रहे हैं? अगर जाएंगे तो बीजेपी सत्ता से बाहर होगी, नहीं तो ये दावे हवा में रहेंगे। अब इसको सपा की सीट को देखें। 2012 में सपा को 224 सीटें मिली थी, और
दिलचस्प बात क्या है, 2017 में समाजवादी पार्टी सपा 47 सीटों पर रह गई, और अगर फ्लैशबैक से दोनों की तुलना करें, ठीक 2012 में बीजेपी थी 47 सीट पर और 2017 में समाजवादी हो गई 47 सीट पर। बीजेपी 47 से सीधे 312 सीटें, ये उछाल वोट शेयर मैंने जिक्र किया। बीएसपी की भी बात करेंगे तो 2017 में बीएसपी को 22% वोट थे, 4% वोट उसका भी कम हुआ। सबके वोट शेयर खाकर बीजेपी ने अपना पेट बड़ा किया और 40% वोट पर आई। 80 सीटें थी बीएसपी की, जो 19 हो गई 2017 में। 2012 में 80 सीटें थी, 61 सीटें कम हो गई। और अगर बीजेपी की बात करेंगे तो 2012 से 2017 में बीजेपी की सीट 265 बढ़ गई। 47 प्लस 265, 312, इतनी सीट बीजेपी की बढ़ गई। ऐसे ही कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 6.2% वोट शेयर बीते चुनाव में, 2017 में 5% कम हुआ, और 28 सीटें थी कांग्रेस को 2012 में, जो सीट हो गई 7। वो तब हुई जब अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी, मतलब राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ लड़े। यूपी के लोगों को लड़कों का साथ पसंद है टाइप के नारे लगे, दोनों ने रथ यात्राएं साथ की, सब कुछ, लेकिन वोट शेयर कम हुआ 5%, सीट 28 से सीधे 7 पर। तो कांग्रेस तो सिंगल डिजिट में। आरएलडी की बात करेंगे अगर, तो आरएलडी अपने दम पर लगभग 350 सीटों पर चुनाव लड़ी। 2017 में वोट मिले 1.7%, सीट मिली एक छपरौली की, जो गढ़ है चरण सिंह का, जिसका बार बार जिक्र करता हूं, चरण सिंह, अजीत सिंह और पूरे परिवार का, जाट बहुल इलाका है, वो विधायक भी अब बीजेपी में। तो ये तो स्थिति है आंकड़ों की। अब इस गैप को पाटना, जितने सर्वे आए हाल के दिनों में, 2 महीने के दौरान, सी वोटर के सर्वे और भी, उन सर्वे में, हर सर्वे में कहा जा रहा है कि बीजेपी का वोट शेयर 5-6% कम हुआ है, 40 से मान लो 34 तक गया या 35 गया, लेकिन अखिलेश यादव का वोट शेयर बढ़ा 5-6%। फिर भी बीजेपी और अखिलेश यादव के वोट शेयर में 6 से 7% का फर्क है, ये तमाम सर्वे बता रहे हैं। मैं उन सर्वे की ऑथेंटिसिटी या सत्यता या उनका स्ट्राइक रेट पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन वो गैप उसमें दिखता है। और ये गैप को पाटना, जो गैप अखिलेश यादव के वोट बैंक में, वोट शेयर में 2017 और 17 के आधार पर, पैमाने पर देखें, बेंचमार्क पर देखें, तो लगभग 18% का गैप है। उस 18% के गैप को कवर कैसे करेंगे? क्या अखिलेश यादव 10-12% वोट शेयर बढ़ा पाएंगे, और क्या 10-12% वोट शेयर बीजेपी का नीचे आएगा, ये देखना है। दूसरा, जितने ओपिनियन पोल सर्वे आए अभी, उसमें बीएसपी के वोट शेयर को कम किया गया, दिखाया गया, कम किया गया, मतलब जो भी उनका सैंपल था उसके मुताबिक बीएसपी 19-20% वाली पार्टी 13% पर रही, बीएसपी का वोट कम हुआ 7%। तो एक अनुमान है कि वो वोट, जो सर्वे वालों ने दिखाया कि वो वोट गेन किया एसपी ने, लेकिन उसके बाद भी वहाँ भी फासला लगभग बीएसपी और माफ़ करें सपा और इसके बीच, बीजेपी के बीच 6-7% का फासला। अब है कि बीजेपी को इतना मिला कैसे, ये बहुत दिलचस्प है। और ये समझने के लिए आपको यूपी की राजनीति, यूपी में जिस ढंग से बीजेपी ने पिछड़ों को और दलितों को जोड़ा, सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया और एक बड़ा अम्ब्रेला बनाया, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। और ओबीसी में वो तमाम जातियां, जो अगर देखें तो मंडल की राजनीति के पैमाने पर देखें तो जो मुलायम सिंह यादव के साथ यूपी में या कांशीराम के सारा वोट बैंक दरक कर कहीं न कहीं बीजेपी की तरफ जुटा। और वही हुआ कि बीजेपी को यूपी में ऐसा, अगर देखें 2017 के पैमाने पर, तो बीजेपी के 102 विधायक ओबीसी के हैं, 102 विधायक 312 में, लगभग 1/3। वैसे ही केंद्र में 113 सांसद ओबीसी के हैं। तो ओबीसी एक बहुत बड़ा चंक है यूपी में। सवर्णों को छोड़ दें, जिनकी आबादी 18-19% है, जिसके बारे में माना जाता है कि मोटे तौर पर ज़्यादा वोट बीजेपी को मिलेंगे, ज़्यादा, ऐसा दावा किया जाता है। हालांकि उसमें ब्राह्मण को लेकर कई लोग कह रहे हैं ब्राह्मण नाराज हैं। मेरा मानना है कि ब्राह्मण नाराज भी होंगे तो भी बड़ा चंक बीजेपी को जाएगा। अब आते हैं, वैसे ही 2017 में जो जिक्र कर रहा था कि बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग कैसे की। कुर्मी 27 विधायक बीजेपी के, लोध 17 विधायक बीजेपी के, गुर्जर 6 विधायक बीजेपी के, राजभर 2 विधायक, यादव भी 7 विधायक बीजेपी के। ये गौर करने की बात है, यादव वोट बैंक अखिलेश यादव का है, लेकिन 7 बीजेपी के भी जीते। उसी तरह से निषाद 4 विधायक बीजेपी के, पाल 3 विधायक, कुशवाहा मौर्य सैनी बिरादरी के 16 विधायक बीजेपी के। मतलब
बीजेपी को, गैर यादव मैं बात करूंगा, गैर यादव ओबीसी का बड़ा चंक बीजेपी को 2017 में बीजेपी से जुड़ा, तभी बीजेपी का वोट फीसदी 25% बढ़ गया और सीटें 265 बढ़ गई, और लोकसभा में तो और इजाफा होकर 40 से 50% हो गया। हाँ, यह अलग बात है कि लोकसभा में 2019 की तुलना में सीटें कम हुई। अब आते हैं दलित पर। करीब करीब 20% ओबीसी, माफ करें, करीब करीब 20% दलित हैं यूपी में। ओबीसी 45 से 50% कहा जाता है, आंकड़ों को लेकर अलग अलग जगह अलग अलग जानकारियां हैं, लेकिन 45 से 50% ओबीसी में लगभग 9 से 10% यादव हैं। तो गैर यादव ओबीसी की बात होती है जो 35% माना जाता है। उस 35% में बीजेपी नेताओं का दावा है, और आंकड़े वैसे ही दिखाते हैं कि बहुत बड़ा चंक बीजेपी के पास गया उस 35% में जो यादव माइनस करके है। वैसे ही आते हैं दलित में, 20% दलित वोट हैं यूपी में, और पूरे यूपी में 86 रिजर्व सीटें हैं, आरक्षित सीटें, जिसमें एससी की 84 है, 2 एसटी है। अब 2017 को देखें, ये आरक्षित सीटें बहुत मायने रखती है। हल्की हल्की बूंदाबांदी भी बीच में हो रही है, और इस बूंदाबांदी के बीच भी निकलने की बेचैनी है मेरी, और यूपी के अलग अलग इलाकों की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने की बेचैनी। खैर, 2017 में बीजेपी को 70 सीटें हासिल हुई इन रिजर्व कैटेगरी की सीटों में। रिजर्व सीटों पर जिसका दबदबा होता है वो बहुत मायने रखता है सत्ता पर काबिज होने में, क्योंकि इसको 3 चुनाव के पैमाने पर आप देखेंगे तो ये आप समझ पाएंगे। 2017 की बात कर रहा हूं, बीएसपी को 70 सीटें 86 में से, रिजर्व सीटों में से, समाजवादी पार्टी को 7 सीटें 86 में से, बीएसपी को सिर्फ 2 सीटें, जो दलित वोट बैंक की नुमाइंदगी करने वाली पार्टी है बीएसपी, कांशीराम मायावती की पार्टी, उन्हें 86 में से सिर्फ 2 सीटें मिली रिजर्व कैटेगरी की सीटों में, जो दरअसल उनका वोट बैंक है। यह अलग बात है कि कुल वोट देखेंगे तो फिर भी उनका 19-20% पूरे यूपी में रहा, लेकिन उम्मीदवार हारे। 19 सीट सिर्फ बीएसपी को मिली, माफ करें, अन्य 7। अब आते हैं 2012, और ये मैं 86 रिजर्व सीटों की बात कर रहा हूं। 2012 में आएंगे तो 3 सीटें बीजेपी को 86 में से, अखिलेश यादव को 58 सीटें 86 में से, और बीएसपी को 15 सीटें 86 में से, 9 सीटें अन्य को। अब थोड़ा और पीछे जाते हैं, 2007, तब 89 सीट थी रिजर्व, 3 सीटें ज़्यादा थी, तब बीजेपी को 7, एसपी को 13, और बम थी बीएसपी, 62 सीटें बीएसपी को मिली। तो रिजर्व सीटों का अगर आप देखेंगे 3 चुनाव में, 2007, 12 और 17, तो आपको दिखेगा कि जो दलित वोट बैंक है, जो रिजर्व सीट की नुमाइंदगी करने वाले जो विधायक हैं, और उनका असर है, और दलित, और मतलब दलित में भी जैसे कहते हैं, एससी में भी, जाटों को छोड़ दें, अदर देन जाटो, जो मायावती का वोट बैंक कोर वोट है, वो कई ऐसी जातियां हैं जिन जातियों का शिफ्ट बीजेपी की तरफ हुआ। नहीं हुआ होता तो 86 में से, ये आंकड़ा जो मैं बार बार आपको बता रहा हूं, ये नहीं होता वो दलित इलाकों में। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो कहीं न कहीं बीजेपी ने ज़बरदस्त काम किया ज़मीन पर। अब बीते 2 महीने से अगर देखें, अखिलेश यादव की रैलियों में भीड़, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर जो सफ़र 3 घंटे का था, वो सफ़र कहा गया 24 घंटे में तय हुआ, क्योंकि इतनी भीड़ सड़कों पर थी। विजय यात्रा जो वो निकाल रहे हैं अपने विजय रथ पर, जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ ज़बरदस्त भीड़। उस भीड़ के पैमाने पर देखें तो लगता है स्थितियाँ थोड़ी बदल रही है, थोड़ी नहीं, काफ़ी बदल रही है। और पूर्वांचल में अभी देखिए, क्योंकि उनकी विजय यात्रा पूर्वांचल में है। पश्चिम आएंगे तो पश्चिम में बीजेपी की ज़मीन पहले ही दर की दिख रही है, इस वजह से क्योंकि किसानों का यहाँ ज़बरदस्त प्रभाव है, जाटों का प्रभाव है। जाटों की बात करेंगे अगर, तो जाटों का यूपी में लगभग, पश्चिमी यूपी में 16 से 18% यूपी में जाटों की आबादी है, पूरे माफ करें पश्चिमी यूपी में। तो जाटों की अगर बात करेंगे तो यहाँ भी यूपी में, अगर मुझे ठीक से आंकड़े याद हैं, लगभग 14 जाट विधायक हैं, जिसमें शायद 12 विधायक जाट विधायक बीजेपी के हैं, 4 जाट बीजेपी के मंत्री हैं बीजेपी की यूपी की सरकार में। लेकिन जाटों ने जमकर वोट दिया 2013 के दंगे के बाद, 14 में, 17 में, 19 में बीजेपी को, और इसलिए पश्चिमी यूपी से एक तरह से कहें तो आरएलडी जैसी पार्टियां साफ हो गई, और अखिलेश यादव का ज़बरदस्त सफाया हुआ पश्चिमी यूपी में। लेकिन अब अगर
इस बार की स्थिति देखेंगे तो जाटों में ज़बरदस्त नाराज़गी है। मैं जो लगातार आपको दिखाता रहता हूँ, 6 से 7% आबादी ओवरऑल यूपी की बात करेंगे, लेकिन पश्चिमी यूपी में लगभग 17% आबादी है। 18 लोकसभा सीटें हैं और जो 120 सीट कहा जाता है जहां जाट हैं, कुछ सीट ऐसी है 40-45 सीट जहां जाट बहुत निर्णायक भूमिका में होते हैं। जहां जहां मैं जा रहा हूं, जितनी जगह मैं गया वहां देख रहा हूं कि जाटों में जो बड़ा चंक है, जो बड़ी तादाद है, वो सरकार से नाराज है। यहां तक कि कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी नाराज है। उनकी नाराजगी की बहुत सारी वजह हैं और उनका झुकाव गठबंधन की तरफ दिखता है। लेकिन बीजेपी अभी अपनी चुनावी रणनीति में क्या बदलाव करती है, बीजेपी कैसे चुनाव में फिर से अगले 1 महीने में बीजेपी प्रचार में क्या रुख पैदा करती है। चूंकि 10 फरवरी को पहले दौर का चुनाव पश्चिमी यूपी से शुरू हो रहा है, अभी हिंदू मुसलमान होना है, अभी पोलराइजेशन होना है, क्योंकि पश्चिमी यूपी का पोलराइजेशन ही था जिसमें जाट बीजेपी की तरफ गए। बार बार जिक्र करता हूं 2013 के मुजफ्फरनगर के दंगे के बाद से स्थितियां बदली, लेकिन वो स्थिति अब बदल गई है। जितनी जगह अभी मैं जाता हूं, जाट मुझे बड़ा तबका, बड़ा चंक बीजेपी से नाराज दिखता है। क्या ये नाराजगी 1 महीने तक कायम रहेगी या बीजेपी कुछ पाट पाएगी? बीजेपी ने बहुत कोशिशें की, जन विश्वास यात्रा, गांव-गांव में अपने विधायक को भेजना, लेकिन कई गांव में उन्हें घुसने नहीं दिया गया। जाट इतने नाराज हैं कि कुछ सुनने को तैयार नहीं, ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ। तो उसका क्या असर होगा? और बहुत सारी ओबीसी जातियां जिनके इलाकों में, गढ़ में मैं जाता हूँ, सैनी हैं, कश्यप हैं, गुजर हैं, लोध हैं, निषाद हैं, उन इलाकों में जाकर मैंने बहुत कुछ देखा, दिखाया है। फिर से ये सिलसिला शुरू कर रहा हूँ कि चुन चुन कर ऐसे इलाकों में जाऊँगा जहाँ की तस्वीर आपको दिखा पाऊँ। तो पश्चिमी यूपी की ये स्थिति अभी दिखती है। जाटों की नाराज़गी एक बड़ा फैक्टर होगा और वो फैक्टर कायम रहा तो बीजेपी के लिए पश्चिमी यूपी की जो 2 दौर का चुनाव है, 58 और 55 सीटों पर पहले और दौर में, वहाँ बीजेपी को बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि पहले दौर में 58 में 54 सीटें बीजेपी को। ये अभी पूर्वानुमान है, अभी वक्त 1 महीना बाकी है। कैसे प्रचार होता है, कैसे बीजेपी की जो चुनावी मशीन है, इलेक्शन में बीजेपी का जो तरीका है, वो कैसे वोटर तक पहुंचता है और उनकी नाराज़गी को दूर करने की बीजेपी कोशिश करती है, ये सब अभी तय होगा, ये दिखेगा। और जो दिखेगा मैं दिखाऊंगा। एक बात मैं अपने वीडियो में जब जाता हूँ, लोगों की नाराज़गी दिखाता हूँ, बहुत सारे लोग ट्रोल करने लगते हैं कि आप बीजेपी विरोधी के गाँव में जाते हैं, आप जानबूझकर ऐसा वीडियो दिखाते हैं। नहीं दोस्त, आप मेरे वीडियो में देखेंगे 2500 वीडियो ऐसे मिलेंगे जो मोदी के कट्टर समर्थकों के बीच में गया हूँ, समर्थक जो उनके एकदम पक्के वाले समर्थकों के जो गांव है वहां गया हूं, आज भी जाऊंगा, क्योंकि मैं भी समझना चाहता हूं कि जो पक्के वाले समर्थक हैं वो आज भी टिके हैं, उनकी क्या वजह है और उनकी तादाद कैसी है। और इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में है। अगर ये समझ रहे हैं कि बीजेपी को 100 सीट आ जाएगी, 50 सीट आ जाएगी, 125 सीट आ जाएगी, तो ये गलत होगा समझना, ये आकलन गलत है। बीजेपी आज भी बहुत मजबूत है। अब उस मजबूत बीजेपी को कितना पीछे समाजवादी पार्टी का गठबंधन ढकेल पाएगा, यही कुछ तय करेगा, क्योंकि 403 सीटों वाली विधानसभा में सिर्फ 202 चाहिए सत्ता में आने के लिए। बीजेपी गठबंधन को 325 सीटें हैं। तो क्या बीजेपी गठबंधन 130, 140, 145 सीट पीछे जाने वाला है? और क्या अखिलेश यादव 47 सीट वाली पार्टी, क्या वो 150, पौने 200 सीट का इजाफा होने वाला है? ये सब कुछ आने वाले वक्त में जैसे जैसे चुनाव प्रचार जोर पकड़ेगा, जैसे जैसे ज़मीनी स्तर पर बदलाव होंगे, जातियों के समीकरण उसमें कुछ शिफ्ट होगा, कुछ इधर से उधर होगा। जैसे अखिलेश यादव ने भी इसी के लिए छोटे दलों से गठबंधन किया, राजभर की पार्टी से इसीलिए किया, एक महान दल से किया, क्योंकि जो छोटे छोटे पॉकेट्स है, छोटी छोटी जातियों के छोटे छोटे पॉकेट्स, मतलब कई जिलों में जैसे उनके असर वाला इलाका है, 4 जिले में किसी का असर है, 6 जिले में असर है, किसी का 60 सीटों पर असर है, उस असर को भांपकर वहां अपने पक्ष में मतदाताओं को करने के लिए कोशिशें हो रही है। तो एक अम्ब्रेला अखिलेश यादव ने भी बनाया, लेकिन इन सब में बीएसपी अलग है, बीएसपी अपने दम पर है, और इन सब के बीच एक ओवैसी भी है, ओवैसी के भी दावे वैसे ही हैं, और ओवैसी भी लगातार यूपी में चुनाव प्रचार कर रहे हैं जबरदस्त, और प्रचार के साथ दावा भी यही कर रहे हैं कि ओवैसी भी सत्ता के दावेदार खुद को समझ रहे हैं। सत्ता के दावेदार मतलब वो किंग मेकर समझ रहे हैं कि 100 सीटें पर चुनाव लड़ेंगे, 50-60 जीतेंगे, हमारे पास चाबी होगी, ऐसे दावे ओवैसी की तरफ से भी हैं। वो मुस्लिम वोट को टारगेट कर रहे हैं, जिनकी आबादी यूपी में लगभग 20% है, हाँ लगभग 20% यूपी में मुस्लिम है, और 100 से ज़्यादा सीटें हैं, 125 के आसपास सीटें हैं जहाँ मुस्लिम बहुल इलाका है, जहाँ बहुत कुछ तय होता है मुस्लिम वोट से। लेकिन पिछले चुनाव में
मुस्लिम बहुल इलाकों में भी चूंकि मुस्लिम वोट बटे और बाकी वोट एकजुट होकर बीजेपी के साथ गए वोटर, इसलिए बीजेपी को जीत मुस्लिम बहुल इलाकों में भी मिली है। तो कुल मिलाकर एक मुकम्मल तस्वीर देने की कोशिश थी। बूंदाबांदी थोड़ी तेज हो रही है, मेरे माथे पर भी हल्की हल्की बूंदें हैं और मौसम अभी भी अनुमति नहीं दे रहा है कि जाऊं, लेकिन फिर भी इस बारिश में भी बूंदाबांदी में भी निकलने की कोशिश करूंगा। और जितने अखबार थे अखबार भी गीले हो गए, तो इस वीडियो को ख़त्म करता हूं और आपसे एक अनुरोध कि अगर आप अपने इलाके में चाहते हैं मैं आऊं तो आप मुझे मेल ज़रूर करें। और एक और अनुरोध जो आमतौर पर कई वीडियो में नहीं करता हूँ, कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, आप तक पहुँचे, आपके ज़रिए और लोगों तक पहुँचे। और शेयर भी करें ताकि यूपी की ज़मीनी हकीकत मैं गांव-गांव, शहर-शहर, कस्बे-कस्बे से आपको दिखा पाऊँ। फिलहाल नमस्कार।